गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। न्यू फाउंडेशन बैच, न्यू टारगेट बैच के स्टूडेंट के लिए है और ये केमिस्ट्री फिजिक्स का कॉमन टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट साइंस का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है। इसमें एनसीईआरटी का 3 टॉपिक कवर होगा, 2 फिजिक्स में आ जाएगा, वो 12th क्लास के मॉडर्न फिजिक्स में चला जाएगा, और एक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग का आगा टॉपिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे आप मेडिकल के अगर स्टूडेंट है, 45 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अकेले ये टॉपिक देगा आपको। इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट है, आईटी मेन में, आईटी एडवांस में, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछो। साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बेस्ट टॉपिक, साइंस को सीखना है तो सबसे बेस्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आसान सा है, थ्योरी पहले पे डिस्कस करेंगे, फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी। ठीक है, आज का लेक्चर तो आसान है, आज तो सिंपल सा 9th क्लास की बातें करेंगे हम लोग। फर्स्ट लेक्चर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लीजिए और नोट करना है। इफेक्टिव स्टडी के लिए आपको नोट करना है, नोट करते रहना। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लास होगा तो आपको खूब बढ़िया सा नोटबुक लाना होता है। ऐसा नोटबुक जो आपके साथ पूरा कॉलेज तक जाएगा। मतलब आप अगर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, पहले तो आपको जस्ट इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एंड देन आगे का प्लान करेंगे, वहाँ तक मेरा कॉपी काम करेगा आपको। ठीक है, इसलिए कॉपी खूब अच्छा सा, खूब सुंदर कलर पेन लेके बच्चे लोग बैठते हैं, 3 कलर पेन हम लोग यूज करते हैं। तो वैसे ही आप स्टूडेंट भी लेके आते हैं, सारे स्टूडेंट कलर पेन लेकर के एकदम ड्राइंग, खूब अच्छा सा ड्राइंग बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। नोट करना जरूरी है, एक अच्छा नोट आपकी राइटिंग में वो जरूरी है, क्योंकि आपके राइटिंग का जो नोट रहेगा वो खुद आप रीड करेंगे, उसको और अच्छे से समझेंगे। और जब लिखते हैं आप पेपर पे कोई चीज़ें, तो वो आप सिर्फ पेपर पे नहीं लिखते हैं, वो चीज़ें आपके हाथ से ट्रांसफर होता है आपके ब्रेन में चीज़ें वो स्टोर होना शुरू होता है, और एग्जाम में उसी का रिफ्लेक्शन होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा, उतना आप फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 9th क्लास की बात करूँगा आज। 9th क्लास में मैं भी स्कूल में था, सर आते थे स्कूल में, स्टार्ट करते थे, बोलते थे कि 9th क्लास में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आज का लेक्चर पूरा 9th क्लास का ही है, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे, थोड़ा हायर स्टडी में जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे ही सर आते थे क्लास में तो पूछते थे, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा मेटल है, एस ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है, एफ ब्लॉक पूरा मेटल है, पी ब्लॉक में भी ढेर सारे मेटल हैं। जो आप साइंस पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, बहुत सारे मेटल हैं, बट उन सारे मेटल में जो मोस्ट मैलेबल मेटल, सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल है, वो है गोल्ड। स्टार्ट करेंगे, आप नोट करेंगे पूरे साइंस का मोस्ट मैलेबल मेटल। गोल्ड, आप लिखेंगे गोल्ड, AU लिख लेंगे, AU ऐसे लिख लेंगे और बगल में 79 कर लेंगे। एटॉमिक नंबर है 79, नीचे जो मैंने 79 लिखा है वो एटॉमिक नंबर Z79, यह है एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। ऐसा नोट कर लेंगे। 9th क्लास में आज हम लोग 9th क्लास की बातें करेंगे। छोटा छोटा जो मैं स्कूल में अपने टीचर से सीखा करता था वही मैं आज सिखाऊंगा आपको। आप नोट करेंगे कि मोस्ट मैलेबल मेटल इन केमिस्ट्री गोल्ड है। अब ये मैलेबिलिटी क्या है, क्या है मैलेबल प्रॉपर्टी, ये क्या है? ठीक है, तो मैलेबल प्रॉपर्टी है हैमरिंग करना। अगर आप गोल्ड का सीट लेंगे ना, हम लोग ऐसे पढ़ाया जाता था कि अगर गोल्ड का छोटा सा सीट लें, 1 ग्राम, बहुत छोटा सा 1 ग्राम आप गोल्ड लेंगे, अगर 1 ग्राम गोल्ड को हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करते करते ये जस्ट
1 मीटर प्लेट एंड 1 मीटर प्लेट, ऐसे 1-1 मीटर का प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और हैमरिंग करेंगे, बहुत थीन प्लेट हो जाएगा, बहुत थीन, इतना थीन हो जाता है कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आर पार भी आप देख सकते हैं, टूटेगा नहीं बट सीट ब्रेक नहीं करेगा, इतना थीन पतला प्लेट हो जाएगा, आर पार देख सकते हैं। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी गोल्ड के पास ही, मोस्ट मैलेबल, एकदम मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी, आप हैमरिंग करते जाएंगे, थिकनेस कम होते जाएगा बट वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको जाना था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड ने गोल्ड मेटल सेलेक्ट किया था उनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बेस्ट मेटल उन्होंने जो चूज किया था वो है गोल्ड। क्वेश्चन आता है क्यों? मेटल तो बहुत सारे हैं, एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में भी है, एफ ब्लॉक, बट जो मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी साइंस में सबसे ज़्यादा मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी मिलता है गोल्ड के पास। तो आप लिख लेंगे मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी का मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है और उस पर हैमरिंग करें, हैमर करें, बिटन लिखें, कुछ भी आप अगर हैमरिंग करेंगे तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट कर जाएगा और कन्वर्ट करके 1 मीटर का लंबा, 1 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा प्लेट बन जाएगा। अभी नहीं, अभी तो और करना है, ये तो कुछ है नहीं। और इतना तो 1 मीटर तो कोई भी मेटल चला जाएगा ना। और हैमरिंग करना, और हैमरिंग करिए, और हैमरिंग करिएगा, ये 300 मीटर तक कन्वर्ट कर जाता है। 300 मीटर तक, 300 मीटर मतलब बहुत बड़ा बड़ा प्लेट। एकदम थीन ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, एकदम आर पार तक दिखने लगेगा, इतना पतला स्ट्रीट हो जाता है। सो थीन ट्रांसपेरेंट प्लेट। तो इतना पतला प्लेट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी गोल्ड के पास, थीन ट्रांसपेरेंट प्लेट जो होता है गोल्ड की प्रॉपर्टी है। आजकल तो मार्केट में स्वीट्स भी आते हैं। पहले स्वीट्स कैसा होता था? पहले स्वीट्स होता था सिल्वर कोटेड। कोई हम लोग मिठाई खरीदने जाते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर सिल्वर का वर्क किया रहता है। आजकल तो दिवाली के टाइम पे, दशहरा के टाइम में बहुत सारे स्टोर हैं, स्वीट्स वाले स्टोर हैं, गोल्ड कोटेड स्वीट्स बेचते हैं। तो गोल्ड कोटेड मतलब इतना पतला कि ऐसे माउथ में गया गल जाएगा, इतना पतला हो जाता है। तो गोल्ड का प्रॉपर्टी है इट्स सिल्वर से भी पतला हो जाएगा। सिल्वर तो पतला होता ही है, वो तो आप देखे होंगे, कोई भी मिठाई लेंगे तो उसके ऊपर सिल्वर वर्क किया रहता है, व्हाइट लेयर बना रहेगा उसके ऊपर, तो सिल्वर का कोटिंग है, उससे भी पतला हो जाता है गोल्ड। गोल्ड का होता है कि और उससे पतला तक हो जाएगा, इतना ट्रांसपेरेंट कि जस्ट इसको आप देख सकते हैं, मुंह में लीजिएगा गल जाएगा गोल्ड। तो ये प्रॉपर्टी गोल्ड के पास है, इसलिए रदरफोर्ड ने इसी मेटल को चूज किया था कि ये ब्रेक नहीं करेगा, स्टेबल है, बहुत थीन प्लेट हो जाएगा। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का फॉयल लिया था और बहुत पतला सा ऐसे थीन गोल्ड फॉयल। फॉयल का मतलब सीट हो गया, थीन गोल्ड का सीट लिया उन्होंने। थिकनेस, जो उसका थिकनेस था वो था 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, इतना थिन गोल्ड फॉयल था। और इसको हटा लेंगे तो 10⁻⁻⁴ और सेंटीमीटर भी रिप्लेस करेंगे तो -2 ये मीटर हो जाएगा, और इसको चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻⁶ मीटर, आप माइक्रोमीटर भी कर सकते हैं। तो इतना पतला सा सीट उन्होंने लिया था रदरफोर्ड ने, 1 माइक्रोमीटर, -6 जो होता है वो माइक्रोमीटर। तो ये थिकनेस आप देख रहे हैं, ये सीट का उन्होंने जो थिकनेस लिया था 1 माइक्रोमीटर का गोल्ड का फॉयल लिया था। तो हम लोग आज सेटअप के बारे में पढ़ेंगे, और वो सारा सेटअप जो 9th क्लास का था, ऑब्जर्वेशन भी और रिजल्ट भी 9th क्लास का डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले कौन सा मेटल सेलेक्ट किया था? गोल्ड। क्यों लिया था? ड्यू टू मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी, ये ब्रेक नहीं करता है। कितना थिकनेस लिया था? 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर या 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। एकदम फंडामेंटल क्लास
आप बस आप फील करें कि आप 9th क्लास में, 9th क्लास का रिजल्ट आप पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग हायर स्टडी में जाएंगे, 9th क्लास, फिर 10th क्लास, फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूमेरिकल भी है, बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन। तो ये है गोल्ड फॉल, पहला ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, सेकंड पॉइंट अल्फा रे। सो सेटअप के पहले हम लोग सारा जानना है कि सेटअप में उन्होंने क्या क्या यूज किया था अल्फा रे। नेक्स्ट देखिए, अल्फा रे को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो अल्फा रे हो गया इसको हम लोग बोलते हैं हीलियम प्लस प्लस, या इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं 2 हीलियम 4, ऐसे लिखते हैं 2 हीलियम 4। नीचे में यहाँ हीलियम 2 रहेगा, ऊपर 4 ऐसे, या आप इसको लिख सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस ऐसे लिखना आपको। सो ये है अल्फा रे। अल्फा रे का सिंबॉलिक फॉर्म या प्रेजेंटेशन करना है हीलियम प्लस प्लस या 2 हीलियम प्लस प्लस ऐसे, ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट, या आप इसको लिख सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस। ये जानना है आपको, इससे जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प मिलेगा आपको, और ये जानना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा का चार्ज, अल्फा का मास, अल्फा को प्रेजेंट कैसे करते हैं और क्यों ऐसा लिखते हैं, चलिए सीखते हैं। सेकंड, अगर आप हीलियम एटम पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो हीलियम एटम का प्रेजेंटेशन होता है 2 और यहां पे He और लिखेंगे ऊपर में 4। ये हीलियम एटम का प्रेजेंटेशन 2He4। इसको और बेटर लिख फॉर्म में लिखें, सब 9th क्लास बताएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन 2। ये इलेक्ट्रॉन्स होता है। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो 4 - 2 हम लोग पढ़ते थे, ये 4 है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। ये हीलियम एटम के बारे में बात करें, ये अल्फा नहीं है। इसका जो प्रेजेंटेशन होता है आप बोल सकते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये हुआ, और 2 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां कर लेंगे। ये हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम ऐसे बनाएंगे, हीलियम 2 4 का प्रेजेंटेशन। अब इससे हमें अल्फा पार्टिकल बनाना है, तरीका देखिए। देखिए आपका जो हीलियम एटम है ना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बाहर निकालना है। तो देखिए ये हीलियम है, और जैसे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप एलिमिनेट करेंगे, सो आप सोचेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव हटाएंगे तो इसके बॉडी पे ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसका हीलियम का मतलब होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आउटसाइड न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, सो ये हो गया 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ऐसे, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, ये अलग हो गया। तो इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म को आप इसको बोल सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सेंटर देख रहे हैं, ये आप सेंटर देख रहे हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम एटम है, ये पूरा ऐसे पूरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस सारा सेट मिलके एक एटम बना है। बट उसमें से जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिएगा, तो ये जो सेट है, ये जो आप पार्ट हुआ, इसको आप बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस। ये हीलियम का न्यूक्लियस हो, ये जो पार्ट हुआ,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम और 2 और 4 ऐसे प्लस प्लस कर सकते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको चाहे इस फिगर को चाहे ऐसे प्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, इसी को साइंस में बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यह अल्फा को प्रेजेंट करने का तरीका, ये ऐसे आप अल्फा लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, या इस पार्ट को जो है ये बीच वाला पार्ट है इसको हीलियम का न्यूक्लियस कहेंगे। ये पूरा हीलियम एटम में पूरा आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बट जैसे आप इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन हटा, यहां से इलेक्ट्रॉन हटा, तो आपके पास बच गया 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। वो हो गया, इसको बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस। और 2He4 यहां पे आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट +2, और ये इसी चारों सिंबॉलिक इसको लिखें, चाहिए सब हो गया अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आपको जानना है, क्योंकि रदरफोर्ड कौन सा मेटल लिए? गोल्ड। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल को हीलियम 2,4++ या हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं, या फिर इसको 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मिक्सचर बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हीलियम++। ये जानना है, जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है। आगे भी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी में आप अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे वहां भी पढ़ेंगे, बट सीखते रहेंगे, ये सीखते रहेंगे। आज का क्लास तो 9th क्लास का, सिंपल 9th क्लास का, उस ऑब्जर्वेशन भी वही 9th क्लास का, रिजल्ट भी वही चीज़ें हैं, बस हमें अभी सेटअप बनाने दीजिए। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप चाहिए। होगी 4th पॉइंट, आपने अल्फा रे, अल्फा जो पार्टिकल है ये आपने सीखा, इसमें 2 हीलियम 4 और ++ ऐसे लिखते हैं। अब आप बनाएंगे चार्ज ऑन अल्फा, अल्फा पे चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑन अल्फा। सो आप ऐसे बनाएंगे, ये +2, ये जो 2 है +2, बट साइंस में रूल है इसके बगल में ई लिखना होता है, +2E, +2 नहीं, चार्ज का एक यूनिट होता है ना। सो +2E, एंड आपको लिखना चाहिए +2E, ये E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है, वो यहाँ प्लस साइन है इसलिए प्लस लिखना है, 2 पॉजिटिव है तो 2 लिखना है, बट E लिखना पड़ेगा, +2E ये लिखना जरूरी है आपको। दूसरे यूनिट में आप करना चाहें तो एक यूनिट और है, +2 × 4.8 × 10⁻⁻10, ESU भी बोलते हैं, ESU, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस पे ज़्यादा वर्क नहीं करना है आपको, इसके ऊपर वर्क करना है। 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हुआ, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, जरूरत पड़ेगा तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चार्ज ऑन अल्फा, सो +2E ऐसे। सो अल्फा के बारे में सब चीज जानिए। नेक्स्ट, मास करना है, अल्फा का मास निकालना है। सो अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे, आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं। यहाँ आपने पढ़ा है 2 और 4 और ++, ये इसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मास, m अल्फा, आप बोल सकते हैं मास ऑफ अल्फा रे। आप देखेंगे यहाँ पे मास ऑफ अल्फा, आप देख रहे हैं 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन +2 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अल्फा जो है उसके न्यूक्लियस में 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन +2 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है। आपको ये पता रहना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट नियरली सेम आप कर सकते हैं।
नाउ और सॉल्व करेंगे इसको। सो मास ऑफ अल्फा आप लिख सकते हैं 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। और आपको ये भी जानना है, ये भी बहुत जरूरत पड़ेगा, बहुत काम करता है ये भी कई जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा, और कुछ रटना थोड़ना है, समझते जाइए। नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटॉन ये 1837 टाइम कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन me द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो आप मास ऑफ अल्फा कंपेयर कर सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो आप मास ऑफ अल्फा करेंगे 4 इंटू 1837 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर लेंगे इसको। सेवन 348 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। आपको डाटा चाहिए कि न्यूमेरिकल डाटा की नहीं, हमको एग्जैक्ट डाटा चाहिए कितना किलोग्राम है, ग्राम में है, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है मास ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। और 9th क्लास में हम लोग के बुक में था कि मास ऑफ प्रोटॉन जो हुआ करता था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। किलोग्राम करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम था। सो ग्राम एंड किलोग्राम में भी डाटा चाहिए तो भी आप बना सकते हैं। तो ये जरूरी है, आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल क्या है उसको पहचानना है, उसके सिंबॉलिक फॉर्म को जानना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना होता है, उसका चार्ज क्या है, अल्फा का मास क्या है, ठीक है, ग्राम में लिखना है, किलोग्राम में रखना है, कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। ये और ये आता है पेपर में, है देखिए 9th क्लास का चीज है, बट आता है पेपर में। देखिए कैसे आता है पेपर में। अब आपको ध्यान रखना है कि अल्फा रे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है हीलियम प्लस प्लस, या आपको 2 हीलियम 4 प्लस प्लस, या इसको बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, या इसको आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लिखेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आया हुआ आईटी क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ऐसे, तब छोटा सा क्वेश्चन। सो 9th क्लास में हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक बार आईटी में आया क्वेश्चन, बोला कि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा उन्होंने कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का नाम, ऑप्शन लिखा होता, ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, आईटी का एडवांस क्वेश्चन था, तो उसमें ऑप्शन में लिखा होता है कि रदरफोर्ड हीलियम एटम एक्सपेरिमेंट या हीलियम प्लस चार्ज, ऐसे। हीलियम, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, हीलियम एटम एक्सपेरिमेंट किया ऑप्शन ए, या हीलियम प्लस एक्सपेरिमेंट किया था, या आपका हीलियम माइनस एक्सपेरिमेंट किया, या हीलियम न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट किया। ये था एडवांस का क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी सी डी। रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। अल्फा स्कैटरिंग तो 9th क्लास से सुन रहे हैं हम लोग, बट आईटी पूछा कि रदरफोर्ड कौन सा, इसमें से कौन सा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, तो आंसर रहेगा हीलियम न्यूक्लियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कोडिंग जानना एकदम जरूरी है कि हीलियम नहीं, हीलियम तो जानता ही अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बट अल्फा का मतलब क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस,
ये था। तो रदरफोर्ड हीलियम और था उसके बाद न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन में था। या फिर दूसरे एग्जाम में पूछा गया, मेडिकल एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया कि रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो रदरफोर्ड ऑप्शन में रहेगा, हीलियम न्यूक्लियस रहेगा, नहीं तो आपका हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो आप अल्फा का मीनिंग जानते हैं वो क्वेश्चन में आता है कि रदरफोर्ड हीलियम प्लस प्लस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो अभी कई पॉइंट है, अभी सेटअप के बारे में हम लोग ढेर सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैंने बस सेटअप में बताया कि कौन सा मेटल उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो गोल्ड, बेस्ट मेटल गोल्ड ड्यू टू द बेस्ट मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। सबसे अच्छा मैलेबिलिटी पूरे साइंस में गोल्ड के पास है। नेक्स्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा, अल्फा का मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये, और इससे रिलेट करना है कि कैसे कैसे आप ये बनाए हैं, उस सब मैंने सिखाया आपको। उस अल्फा का चार्ज क्या है, उस अल्फा का मास क्या है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, किलोग्राम यूनिट में, ग्राम यूनिट में, वो जरूरी है जानना आपको। एंड देन उसमें कोडिंग को एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का अदर नेम क्या है, तो रदरफोर्ड हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा के जगह हीलियम न्यूक्लियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा के जगह हीलियम प्लस प्लस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये हो गया आपका, आप नोट करेंगे और मैं सिखाता हूं। सो सेटअप में नेक्स्ट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सोर्स ऑफ अल्फा रे। अल्फा रे आपको चाहिए। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको सेटअप में अभी और डिस्कस करूंगा, बट 9th क्लास में हम लोग ये पढ़ते थे, ये तो पता चला कि ये मेरे पास गोल्ड का फॉल है, बहुत थीन, काफ़ी थीन, मैंने 1 माइक्रोमीटर बताया था, और गोल्ड, और ये फॉल है। कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या ऑब्जर्वेशन मिला था, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल सा। अब इसके ऊपर अल्फा रे, यहाँ से अल्फा रे, अल्फा स्कैटरिंग, यहाँ से अल्फा रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, यह है अल्फा रे। अल्फा रे का मतलब हीलियम प्लस प्लस भी आप बोल सकते हैं, या हीलियम न्यूक्लियस, जो भी है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमें अल्फा रे का सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ अल्फा रे। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इन तीनों रे का जो सोर्स होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सोर्स ऑफ अल्फा रे। सो नेक्स्ट हमें सर्च करना है सोर्स ऑफ अल्फा रे। सो अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इनका जो सोर्स होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कोई भी आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेंगे वो इमिट करते हैं अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अभी मैंने एक लेक्चर ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर मैंने समझाया था आपको कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो आपको पता हो, यूरेनियम ले सकते हैं, रेडियम ले सकते हैं, जो भी। अभी मैंने आपको 1A ग्रुप, 2A ग्रुप बताया था, मान लीजिए कि 2A ग्रुप, ये 2A ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में मेटल है, जिसके अंदर बेरिलियम होता है और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है और बेरियम है, और ये रेडियम है। रेडियम पे स्टार ऐसे लगा दिया था मैंने, ऐसे बोला था स्टार है, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 होता है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो सोर्स ऑफ अल्फा रे, अगर आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है तो आपका एक अल्फा इमिटिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए, कोई भी ले सकते हैं, रेडियम मोस्ट कॉमन है। सो सोर्स ऑफ अल्फा रे आप यूज करेंगे रेडियम। सो वहां आप रेडियम ले लेंगे, Ra,
यहाँ स्टार लगा देंगे, ये रेडियम, ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ये इमिट करेगा अल्फा रे, बीटा एंड गामा तीनों रे निकलता है। हमें अल्फा से मेन मतलब होता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें अल्फा चाहिए, बट इमिट तो करेगा रे, ये इमिट करता है तीनों रे, अल्फा, बीटा एंड गामा रे, इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन। मीनिंग मैं समझाता हूं, मैं आपको समझा देता हूं मीनिंग कि ये अगर आप सोर्स लेंगे, इसका रेडियम एक सोर्स लेते हैं कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, तो ये इमिट करेगा अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, और सारे डायरेक्शन में इमिट करता है। जैसे आप अगर रेडियम यहाँ पे ले लें, मान लीजिए आप एक रेडियम ले लें, यहाँ पे रेडियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा रे, मान लीजिए अल्फा रे इमिट किया तो सारा डायरेक्शन में इमिट करता है, हर डायरेक्शन में। 3D डायमेंशन में ये इधर रहेगा, इधर भी, ऐसे भी। मान लीजिए बीटा इमिट किया तो बीटा भी इमिट किया तो हर डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ से बीटा निकला, ऐसे बीटा निकला तो हर डायरेक्शन में बीटा, हर डायरेक्शन में इमिट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे अल्फा है, अल्फा हम लोग बात कर रहे हैं, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, और अगर गामा निकला, यहाँ से ऐसे गामा निकला ऐसा, तो हर डायरेक्शन में निकलता, हर डायरेक्शन में अल्फा, बीटा, गामा हर डायरेक्शन में निकलेगा, ऐसा हर डायरेक्शन में निकलता, हर जगह से आपको अल्फा, बीटा, गामा हर डायरेक्शन में ऐसे निकलता रहेगा आपको। और ये रेडिएशन अच्छे रेडिएशन छोड़ना है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे सब हार्मफुल रेडिएशन। आप अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर रहे हैं और आपने यहाँ पे गोल्ड का शीट ले रखा है, ये गोल्ड का फॉयल आपने ले लिया और इस पर अल्फा रे आप इंसिडेंट करना चाह रहे हैं, और अल्फा रे जैसे ही एक कोई रेडियम लेंगे तो ये चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, जैसे बल्ब जल रहा है, घर में आपने एक बल्ब जला दिया तो उसका लाइट क्या होता है, 3D लाइट है, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करेगा, हर तरफ इंटेंसिटी बराबर रहेगा। वैसे ही जैसे आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट जैसे आप रखिएगा वो इमिट करना शुरू करेगा, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, और आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए अल्फा रे को गोल्ड के ऊपर इंसिडेंट करेंगे और आप यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे एज ए लैब में हैं और लैब में आप यहाँ पे खड़े हैं, तो देखिए जैसे आप यहाँ खड़े रहेंगे ना तो आपके बॉडी के ऊपर देखिए ये अल्फा रे आया, फिर यहाँ से बीटा रे आया, आपका यहाँ पे बीटा हुआ, और यहाँ गामा रे आया, और ये सारे रेडिएशन जो देख रहे हैं अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे सब हार्मफुल रेडिएशन है। सारे आपके बॉडी में जैसे ही इंटर करेगा सब बॉडी को पेनिट्रेट करेगा, जस्ट अंदर चला जाएगा बॉडी के अंदर। और गामा तो वेरी हाई एनर्जी, गामा तो बॉडी के अंदर गया कि जाते ही एकदम कैंसर क्रिएट कर देगा, कैंसर के सेल को एक्टिवेट कर देगा, हाई एनर्जी रेडिएशन है गामा। तो इससे बचना भी है आपको, ठीक है, आपको बचना है, आपको प्रोटेक्ट करना है आप, क्योंकि यहाँ पे रेडियम अगर एनी रेडियोएक्टिव रेडिएशन रख रहे हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखेंगे, वो इमिट करेगा रेडिएशन, रेडिएशन सारे डायरेक्शन में इमिट होगा। और अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट को इसको वर्क कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को चेक कर रहे हैं, तो रेडिएशन सारा आपके बॉडी पे आएगा और बॉडी पे आने पे आपके बॉडी को डैमेज कर देगा। तो मुझे रेडिएशन को इस साइड, ऊपर का, नीचे का, लेफ्ट साइड, सारे रेडिएशन को रोकना है, क्योंकि मेरा प्लानिंग क्या है कि अल्फा रे जाए सिर्फ गोल्ड के ऊपर जाना चाहिए, अब बाकी सब रेडिएशन को रोकना है हमको। रोकने के लिए बेस्ट मटेरियल, सबसे बढ़िया मटेरियल है इस एक्सपेरिमेंट में आएगा लेड। लेड का बॉक्स, लेड का ब्लॉक आपको यूज करना है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो आपने एक एक पॉइंट से आप छोटा छोटा चीज़ें सीखते रहेंगे कि गोल्ड हम लोग यूज किए हैं, अल्फा रे यूज किए हैं, उसके सारे कोडिंग हम लोग पढ़ लिए, उसका चार्ज मास सीख लिए। आप सोर्स ऑफ अल्फा, अल्फा के लिए कोई सोर्स पकड़ेंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, कॉमन रेडियोएक्टिव एलिमेंट रेडियम है, जो अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक में भी पढ़े थे, 2A ग्रुप से ले सकते हैं। और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इमिट करेगा अल्फा, बीटा, गामा रे, और हर डायरेक्शन में इमिट करेगा, जिसमें गामा का एनर्जी या पेनिट्रेटिंग पावर वेरी हाई,
कई बार पूछा हुआ है, कई बार मैं बातें भी करूंगा आपसे, डिस्कस करूंगा मैं। गामा का एनर्जी जो होता है वेरी हाई एनर्जी, तो आप लिख लेंगे ये। अगर आप खड़े हैं लैब में तो ये तीनों रेडिएशन आपके बॉडी को हिट करेगा, पेनिट्रेट करेगा, बॉडी को डैमेज करेगा। गामा तो बहुत हाई एनर्जी का है, वो सीधे कैंसर का सेल को एक्टिवेट कर देता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एनर्जी या पेनिट्रेटिंग पावर और एनर्जी, गामा रे का बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बीटा एंड अल्फा। स्पीड भी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं गामा का, देखिए ग्रीन वाला लाइन का थोड़ा बड़ा लेंथ बनाया है कि वो तेज चलता है। गामा रे खूब तेज चलता है, थोड़ा बीटा उसके पीछे आएगा, अल्फा एकदम धीरे धीरे एकदम पीछे आता है, स्लो स्लो आता है। तो अब मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा लैब में और मुझे पूरा प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई रेडिएशन मेरे बॉडी को टच न कर पाए। सो नेक्स्ट सेटअप में मैं यूज करूँगा लेड का ब्लॉक। फोर्थ पॉइंट, आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट, और वो भी 9th क्लास का और जनरल नॉलेज का चीज़ें, बट है सब क्वेश्चन। ये कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, रेडियम इज अ रेडिएक्टिव एलिमेंट, लेड ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं, कई बार पढ़ा हुआ आपका, पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है लेट। लेट हमें पढ़ना है, ये प्रोटेक्ट करना है हमें कि हमारा रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन हमारे बॉडी पे नहीं आना चाहिए। सो उस प्रोटेक्शन के लिए फोर्थ में आपको सीखना है लेट। पीवी 82 आइसोटोप्स होते हैं, वेरी करता है, एटॉमिक वेट वेरी करता है, बट मोस्ट कॉमन एटॉमिक वेट है 208। बड़ा कर देता हूं मैं। ये लेट हो गया। लेट को बोला था कि मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, बहुत स्टेबल है और भारी होता है, खूब भारी होता है। इसको अल्फा बीटा गामा क्रॉस नहीं कर पाता। लेड इतना स्टेबल होता है, इतना हैवी रहेगा कि ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये आप लिखेंगे लेड के बारे में, मैं आपको समझा देता हूं। तो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, आप लिखिए सो लेड मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, वेरी हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे नोट करते रहेंगे वेरी हाई डेंसिटी। बहुत भारी होता है, आप फील किए हैं, लेड आपके घर में है और आप जानते हैं बहुत भारी है। जैसे ये पेन देखिए, ये पेन हुआ छोटा सा पेन, कितना ग्राम होगा, 20 ग्राम। टिन का है, थोड़ा कैप जो है वो प्लास्टिक मटेरियल है, ये भी आपका प्लास्टिक है और 20 ग्राम होगा। अगर सेम पेन, सेम डायमेंशन, सेम लेंथ, सेम डायमीटर का अगर लेड यहाँ बना दीजिएगा, यही पेन लेड मेटल का, ठीक है, ये पेन का वेट हो जाएगा 2 kg, 2 किलो का पेन हो जाएगा। लेड जो होता है बहुत हैवी है, वेरी हैवी, मतलब हाई डेंसिटी बोलते हैं कि मोस्ट स्टेबल हैवी एटम में होता है, बहुत हाई डेंसिटी है। जस्ट इसको बोलते हैं कि अभी जो 20 ग्राम का ये छोटा सा पेन दिख रहा है आपको और सेम डायमीटर, सेम डायमेंशन का अगर लेड का ऐसे पेन बना दीजिए 2 किलो हो जाएगा, इतना भारी होता है लेड। तो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम है, आपके घर में है। कभी लेड को फील करना है कितना भारी है, तो इन्वर्टर, घर में जो बैटरी होता है ना, बैटरी, इन्वर्टर के नीचे जो बैटरी लगा रहता है, बैटरी उठा के देखिएगा। छोटा सा तो डायमेंशन रहता है बैटरी, छोटा सा तो बैटरी रहेगा, बट कभी उठा के ट्राई करिएगा देखने का, ठीक है, बहुत भारी। उठाए होंगे आप लोग, घर में आता होगा कभी कभी ना कभी,
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना होता है या पानी डालना है, जरूर आप उठाए होंगे, उठाइएगा, देखिएगा उठाइएगा तो एकदम भारी, खूब भारी। और उसके अंदर थोड़ा सा लेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेड का एनोड होता है, पीबीओ2 का कैथोड होता है, उसको लेड एसिड बैटरी बोलते हैं। तो लेड आपके घर में है, ऐसे छोटा छोटा यही तो रॉड रहता है, ऐसे 10 रॉड रहेगा और उसी को उठाने में आप देखिएगा हालत खराब हो जाएगा। तो लेड जो है मोस्ट स्टेबल, पूरे साइंस पीरियोडिक टेबल का मोस्ट स्टेबल और हैवी एटम है, बहुत हाई डेंसिटी होता है। छोटा सा लेड भी रहेगा ब्लॉक कई किलो का आ जाता है, ठीक है, इतना हाई डेंसिटी होता है उसका। और इसी डेंसिटी के चलते जो होता है इतना पैक्ड रहेगा ना कि अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे उसको नहीं क्रॉस कर पाता, उसको क्रॉस ही नहीं करेगा। तो लेड ब्लॉक बोला जाता है कि यूज एज एब्जॉर्बर ऑफ अल्फा बीटा गामा रे। सो लेड ब्लॉक या लेड बॉक्स यूज फॉर storage of radioactive element. सो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के स्टोरेज के लिए जो लेड का बॉक्स ही यूज करना होता है, इतना हैवी रहेगा ना कि उससे कोई रेडिएशन पार नहीं कर पाएगा इसमें। सो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये लेड का बॉक्स भी यूज करेंगे हम लोग। मैं सेटअप बनाऊंगा, पहले आप सीख लें। लेड आपके घर में है और लेड जो होता है, अगर आप एक बॉक्स ले लें ऐसे पतला भी रखेंगे बॉक्स, तब भी लेड का बॉक्स बहुत भारी होगा। और इसके अंदर मान लीजिए आप रेडियम रख लें, यहाँ रेडियम है और 88 है और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और ये लेड का बॉक्स बन गया, ये लेड बॉक्स जो हो गया, ठीक है। अब इस लेड बॉक्स से बाहर एक भी रेडिएशन नहीं जा सकता, इतना हैवी रहेगा ना कि कोई भी रेडिएशन, मान लीजिए यहाँ से इमिट किया रेडिएशन, अल्फा इमिट किया, यहाँ अल्फा इमिट किया, अल्फा इमिट किया, एक भी रेडिएशन बाहर नहीं जा सकता, कोई रेडिएशन इससे बाहर नहीं। अल्फा हो चाहे बीटा हो गामा हो, लेड को क्रॉस करना एकदम टफ है ही नहीं, मतलब आप क्रॉस करना मुश्किल है, इससे पार जा ही नहीं सकता है अल्फा बीटा या गामा कोई रेडिएशन हो। सो इसको पार नहीं कर पाएगा, लेड के बॉक्स को पार नहीं कर पाता है। तो इसलिए स्टोरेज करना हो, जैसे आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट का स्टोरेज करना होता है, यूरेनियम है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, एटम बम बनाने में यूज होता है, हाइड्रोजन बम बनाने में यूज होता है। तो डिफेंस का भी तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट होता है, उनके लिए भी तो स्टोरेज करना होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट को। तो जितना भी स्टोरेज है, या न्यूक्लियर रिएक्टर हो, एटम बम का हो, तो सबका स्टोरेज होता है लेड के बॉक्स के अंदर। लेड बॉक्स के अंदर आप रख दीजिए, 10 साल भी छोड़ दीजिए, एक भी रेडिएशन बाहर नहीं आ पाएगा। इतना डेंस है ना, इतना हैवी है कि उससे रेडिएशन फिल्टर होना एकदम मुश्किल है, निकलता ही नहीं है। सो लेड को बारे में आपको जानना है कि सबसे हैवी और क्यों है, उसके डेंसिटी के चलते इतना डेंस होता है कि आपके घर में लेड है, आप फील कर सकते हैं। उठा के देखेंगे बैटरी, एकदम नहीं उठेगा, उठता है, उठेगा, उठता है बैटरी, बट लगेगा कि कितना आपको भारी है, कितना बहुत हाई एनर्जी लगाना पड़ता है। तो लेड स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इसमें आप 10 साल भी कुछ चीज़ रखते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखें, कुछ नहीं होगा। और हुआ था एक बार, एक बड़ा इंसिडेंट हो गया था दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल हो चुका होगा मुझे लग रहा है। तो हुआ क्या था कि एक यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम हुआ था। यूनिवर्सिटी से एक, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट के लिए कोबाल्ट 60 मांगा गया था। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट 60, कोबाल्ट के एक आइसोटोप होता है 60, कोबाल्ट का ऐसे एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसके जस्ट एटॉमिक वेट 60 जो एटॉमिक वेट होता है वो बहुत पावरफुल रेडियोएक्टिव होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियोएक्टिविटी नेचर होता है इसके अंदर, कोबाल्ट के आइसोटोप के अंदर, ठीक है। ये रिसर्च के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये लाया गया था कोबाल्ट 60 को, और इसको सिल्ट किया गया था, क्योंकि कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट लाते हैं तो उसको सिल्ट कर देते हैं, और सिल्ट करके लेड के बॉक्स में, ये लेड का बॉक्स के अंदर जो है उसको सिल्ट कर करके रखा जाता है। रखा हुआ था, ये सिल्ट करके रखा हुआ था इसको। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये एक प्रोजेक्ट के लिए मंगाया गया था कोबाल्ट 60, और लेड के बॉक्स में पूरा सिल्ट करके जस्ट
डिपार्टमेंट में रखा हुआ था। जिन साइंटिस्ट ने मंगाया था वो नहीं वर्क कर पाए, इस पर वर्क नहीं कर पाए, उनका रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, ये रखा रह गया केमिस्ट्री के लैब में, कई सालों तक रखा रह गया, 10-10 साल तक वहाँ लैब में ही पड़ा रह गया। नए आए एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, देखे कि सब इधर उधर कूड़ा कचरा रखा हुआ है, सब किसी को पता नहीं चला कि ये क्या है बॉक्स में, बस हिला के देखा गया, बहुत भारी फाइल निकाला गया, किसी को फाइल ही मिसिंग है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या है इसके अंदर। जस्ट उठा के इसको सोच लो कि स्क्रैप है, बेकार का चीज़ है, बेकार में कोने में पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। जस्ट उठाया इसको, लोग को उठा के लेके बेच दिया इसको। स्क्रैप मार्केट, नीलामी लगाया, नीलामी लग करके आया, लोग कबाड़ी वाले लोग आया, लेकर चला गया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, स्क्रैप मार्केट में ये चला गया। ठीक है, किसी को पता नहीं है, खरीदने वाले को भी नहीं पता है कि ये क्या है, बस उसको लगा कि कोई मेटल है जो बहुत हैवी है जस्ट, और बेचने वाले को भी नहीं पता चला कि ये क्या बेच रहे हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता, और चला गया मार्केट में, बाहर आ गया कोबाल्ट 60 और लेड के कवर्ड से पैक। जिसने खरीदा उसको कुछ नहीं पता है कि क्या है, बस उसको बस पता चला मेटल है, वेरी हैवी, बहुत हैवी है। ठीक है, अब स्क्रैप मार्केट में क्या होता है कि उसको कट करता है लोग, जैसे कबाड़ी का चीज आया तो उसको सबको कट करके, क्रश करके, सब मटेरियल अलग अलग छांट लेता है, एल्युमिनियम अलग है, आयरन अलग है, ग्लास अलग है, पेपर अलग है, सबको अलग अलग करके के फिर से रिसाइकलिंग होता है, जो प्रोसेस है। हम लोग भी घर से कबाड़ी बेचते हैं ना, पेपर बेचती है, जो भी वेस्टेज है सब बेचे, तो वो लोग जाके रिसाइकिल होता है। तो जो कबाड़ी खरीद के ले गया उसको भी नहीं पता है कि क्या है, मटेरियल क्या है, तो जैसे वो लोग क्या करता है, क्रश कर देता है। कोई चीज़ को नहीं पता है तो जैसे उसको कटर पे लगाया, कट कर दिया, और जैसे ही इसको ये पूरा लेड का बॉक्स, अंदर में है कोबाल्ट 60, हाई रेडियोएक्टिविटी, बहुत हाई इसका रेडियोएक्टिविटी होता है, और 10 साल से पड़ा हुआ है, खूब अल्फा बीटा गामा अंदर में भरा हुआ है, अल्फा बीटा गामा। जैसे इसको जस्ट कटर से कट किया, कट करते हैं, जो आदमी सामने लेथ मशीन पे था कट कर रहा था, जस्ट सडन 1 2 3 एक 3 मिनट के अंदर डेथ। किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ठीक है, तो इसमें हाई एनर्जी बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, इतना हाई एनर्जी था कि जैसे कटर जिसने कट किया, जो वर्कर था जो लेथ मशीन पे काम कर रहा था, इसको कट किया, कट करते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा एक ही साथ इंसिडेंट हुआ, और उसके बॉडी में गामा, गामा बोलते हैं वेरी हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी का गामा होता है। गामा जाके सीधे बॉडी में गया, सडन किल कर दिया, इतना हाई एनर्जी होता है इसमें। ठीक है, और अगल बगल 5-6 लोग जो बैठे थे, सब लोग इन्फेक्टेड होने, सब लोग जस्ट हुआ कि सब लोग का जस्ट, किसी को चेस्ट पेन कर रहा है, किसी को जस्ट मोशन सिकनेस है, कोई वहीं गिर गया, सब बेहोश होना शुरू कर गया। तब तक टीम आ गया। मायापुरी मार्केट का था, 10 साल पहले का इंसिडेंट है। दिल्ली में एक स्क्रैप मार्केट है मायापुरी मार्केट, उसी में ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, जैसे ही पता चला सब लोग एम्स में गया, एम्स का ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हुआ, पता चला कि जो डेथ हुआ है गामा रे के चलते, सब पूरा डीआरडीओ का टीम आया था, पूरा एरिया को सील कर दिया, 1 महीने तक पूरा एरिया सील रहा, और एक एक रेडियो एक्टिविटी को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको पैक कर गया फिर से, एंड देन उसके बाद फिर एरिया ओपन किया गया। तो इतना मतलब हाई एनर्जी के रेडिएशन होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा रे। जब तक लेड बॉक्स में सील्ड है, सेफ है, एकदम सेफ है, एक भी रेडिएशन इससे बाहर नहीं जाएगा। लेड इतना हाई डेंसिटी का होता है कि रेडिएशन नहीं निकलने देगा, और जैसे ओपन किया आपने, पूरा रेडिएशन एक साथ निकलेगा। तो लेड के बारे में जानना है कि लेड जो होता है वो स्टोरेज ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और स्टोरेज करना होता है। ये कोबाल्ट 60 होता है यूज इन अ मेडिसिन। आप आगे बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, अभी तो साइंस स्टार्ट हुआ है। जब आप पढ़ेंगे कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं, कीमोथेरेपी में यूज करते हैं, यूज इन मेडिसिन ऑफ फॉर कैंसर, ये कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। तो स्टोरेज करना है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट को स्टोर किया जाता है मेडिसिन पर्पस के लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल स्टोरेज करते हैं, डिफेंस सेक्टर में स्टोरेज होता है आपका, पावर जनरेशन पावर सेक्टर में, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ वर्क होता है वहाँ स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज में लेड का बॉक्स यूज करना है आपको। अब हम लोग सेटअप पे आते हैं, और ये भी पढ़ना आपको कि जैसे आप एज ए डॉक्टर बनेंगे, जब आप डॉक्टर बनेंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे, और बड़े डॉक्टर में जब आप रेडियोथेरेपिस्ट बनेंगे, कीमोथेरेपिस्ट बनेंगे, जब जो कि सबसे बेस्ट ब्रांच होता है
मेडिकल डॉक्टर प्रोफेशन का, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, आया हुआ क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा हुआ। जब डॉक्टर बनेंगे तो आप अपने जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं किसी पेशेंट को, जस्ट आप ऑपरेशन कर रहे हैं, कीमोथेरेपी दे रहे हैं, रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहाँ पूछा जाता है कि एप्रन पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, पूरा बॉडी, ग्लासेस, सब चीज़ कवर करेंगे। तो जो एप्रन बनता है ना, वो भी एप्रन लेड का ही बनता है, लेड का एप्रन बनता है। जैसे मैंने ये बताया ना कि कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है मेडिसिन ऑफ कैंसर, रेडियोथेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपी में कैंसर के सेल को बर्न करने के लिए ये इसका यूज करते हैं। बहुत सारे और मेडिसिन है, सिस्प्लेटिन है, रेडियम भी यूज करते हैं। तो मान लीजिए एज ए डॉक्टर आप अब डॉक्टर बनेंगे, मान लीजिए कि ये किसी पेशेंट पे ये बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है, ये कैंसर, मान लीजिए इस एरिया में किसी बॉडी में ये एरिया में कैंसर है, इसको किल करना है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी देना होता है। उसमें यही मेडिसिन यूज किया जाता है। जैसे कोबाल्ट है, ये आपका, ये भी बहुत सारे हैं मेडिसिन, बहुत सारा है, एक नहीं है। कोबाल्ट 60 27, इसका रेडिएशन, इसमें रेडिएशन इंटर कराते हैं। इसके रेडिएशन अल्फा बीटा गामा, इस रेडिएशन से इसको बर्न करते हैं, सेल्स को जलाने की कोशिश किया जाता है, उसको जला के हटाया जाता है, उस जगह से कट करना होता है। तो ऑपरेशन कौन करेगा? आप, एज आप डॉक्टर हैं। जब आप ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो चांसेस रहेगा कि हो सकता है कि यहां से कोई रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर आपके बॉडी पे इंसिडेंट कर जाए, और ये तो हार्मफुल रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा है कि वो कैंसर के सेल को कट कर देता है। बट आपको उससे बचना भी है। ये रेडिएशन जो देख रहे हैं, अल्फा रे है, बीटा रे है और ये गामा रे है, वो कैंसर के सेल को कट करता है। ये मेडिसिन में यूज करते हैं, रेडियम भी यूज होता है मेडिसिन में। बट आपको अपने आप को भी तो बचाना है कि कहीं ये रेडिएशन यहाँ से निकला आपके बॉडी पे ना इन्फेक्ट कर जाए, आपके बॉडी पे इंसिडेंट ना कर जाए आपको। तो आपको बचने के लिए पूरा जैकेट पहनना पड़ता है। पूरे जैकेट आप पूरे अपने बॉडी को कवर करेंगे। ये जो कवर करते हैं ये पूरा बॉडी को, ग्लासेस को, जो आप आई को प्रोटेक्ट करना होता है। तो लेड का एप्रन आता है, ठीक है, जैकेट आपको पहनना है, जस्ट शर्ट के ऊपर से जैकेट लगाना है। वो जैकेट होता है लेड का एप्रन होता है, क्योंकि लेड का एप्रन आप पहनेंगे तो कोई रेडिएशन आपकी तरफ आया भी तो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। सो लेड एप्रन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है और क्वेश्चन भी आया हुआ मेडिकल में क्वेश्चन। आगे भी पढ़ेंगे आप, कई बार पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक में भी पढ़ेंगे आप। सो यहाँ पे लिखेंगे लेड एप्रन, लेड एप्रन, यूज बाय रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। सो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी में ये लेड का एप्रन पहनना होता है, वो प्रोटेक्शन देगा। ये मान लीजिए कोई रेडिएशन ऐसे अगर रिफ्लेक्ट होके आपके बॉडी पे जाएगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा, आपके बॉडी के अंदर नहीं इंटर करेगा, लेड उसको प्रोटेक्शन देगा। सो चलिए अपने मेन वर्क पे आइएगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप थोड़ा सेटअप को हम लोग और अच्छे से बनाते हैं। लेड का हम लोग पढ़ लिए, लेड के बारे में जान गए कि ये स्टोरेज होता है रेडियोएक्टिव मटेरियल का। तो अब आपको ऐसा एक लेड का ब्लॉक बनाना है। सो एक लेड का आपको ब्लॉक डिजाइन करना है और ब्लॉक कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एज ए साइंटिस्ट हैं, एज ए आप एक्सपेरिमेंट को आप चेक करना हो, रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। अब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीच में यहाँ रेडियम रख लेंगे, ये आप रेडियम रख लेंगे, स्टार ऐसे कर देंगे 88। ये रेडियम, ठीक है। और अब यहाँ पे रख देंगे गोल्ड का फॉल,
और यहां से अल्फा रे निकलेगा, अल्फा रे ऐसा। सो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये था अल्फा रे। समय अल्फा को ही काउंट करना है, बीटा गामा भी निकलेगा बट वो बहुत कम निकलता है रेडियम से। मेजर रे जो होते हैं अल्फा रे ही है। अल्फा रेडियम जो होता है अल्फा एक्टिव रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो अल्फा ज़्यादा निकलेगा और पीछे कोई नहीं जाएगा। मान ली कोई गया भी रे, कोई रे गया भी तो आपके बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। सारा रेडिएशन जो है वो लेड उसको आगे नहीं जाने देता है, इतना डेंस होता है कि मेन छोटा सा ओपनिंग यहाँ रखिएगा, एकदम थोड़ा सा ऐसे रखिएगा कि सारा रेडिएशन सीधे जाए, गोल्ड के ऊपर चला जाए। तीसरा सेटअप में आपने पढ़ा गोल्ड एटम क्यों लेना है, अल्फा का मीनिंग समझना है। इस सेटअप में लेड चाहिए आपको, लेड ब्लॉक आपको प्रोटेक्ट करेगा रेडियोएक्टिव रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप नोट करेंगे, मैं स्क्रीन बनाता हूं। नेक्स्ट सेटअप में और लास्ट पॉइंट आप डिस्कस करेंगे स्क्रीन, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा रे विजिबल नहीं है, अल्फा रे निकलेगा बट वो आपको आंख से दिखेगा नहीं। गोल्ड फॉइल भी है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत पतला गोल्ड फॉइल दिख जाता है। गोल्ड फॉइल का तो बोला जाता है कि दिखता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, बट अल्फा रे नहीं दिखेगा। तो कहाँ अल्फा रे हिट किया, गोल्ड से टकराने के बाद किधर निकल के गया, कैसे बेंडिंग हो रहा है, वो सब चेक करने के लिए आपको एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा। ना स्क्रीन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाना है। ना फ्लोरोसेंट नेचर होता है, जिंक सल्फाइड का जो नेचर होता है फ्लोरोसेंट नेचर होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट नेचर क्या है, तो फ्लोरोसेंट नेचर इमिट लाइट इन डार्क। ये भी घर में बहुत चीज़ें मिल जाएगा, फ्लोरोसेंट नेचर बहुत सारा चीज़ें मिल जाता है। जैसे आपका बहुत सारा मार्केट में स्टिकर आता है, जैसे स्टिकर आएगा, स्टिकर है जिसमें मून बने रहेंगे, सैटेलाइट रहेगा, छोटा छोटा स्टार रहता है, और स्टिकर आएगा, उसको स्टिकर को बोला जाता है सीलिंग। घर का जो छत जो रूम में है जहाँ सोते हैं, सीलिंग में स्टिकर सब पेस्ट कर देना होता है। ठीक है, तो बहुत सारा स्टिकर मिलेगा जो पेस्ट कर दीजिए ऊपर में, छत के ऊपर सीलिंग में जो है उसमें पेस्ट करना है। अब जिंक सल्फाइड स्टिकर के अंदर होता है, जिंक सल्फाइड होता है। अब सुबह है, खिड़की से सनलाइट आया, बल्ब चल रहा है, आपका टेबल लैंप चल रहा है, तो दिन भर सुबह जैसे जैसे लाइट मिलते रहेगा वो जिंक सल्फाइड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और रात को जब आप सोएंगे सारा लाइट बंद कर देंगे, एकदम बाहर भी डार्क हो जाएगा, तो वो दिन भर जितना लाइट एब्जॉर्ब किया था वो सारा लाइट रात को क्या करेगा, इमिट करना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी जिंक सल्फाइड का है। ठीक है, जो घर में मिल जाता है, मेरे घर में भी है। बहुत सारे किड्स का जैसे है बेडशीट है, बेड कवर हो गया। अब किड का बेड कवर आता है तो उसमें बहुत सारा कार्टून करेक्टर बना रहता है मेरे घर में भी है, देखते हैं कार्टून करेक्टर बना रहता है। अब दिन भर बेड पे जैसे बिछा हुआ बेडशीट, अब दिन में कुछ नहीं पता चलेगा, दिन भर क्या हुआ, सन का लाइट, विंडो से लाइट, ट्यूब का लाइट, बल्ब का लाइट दिन भर एब्जॉर्ब कर लेगा। और रात जैसे ही रात हुआ, जब सोने का टाइम हुआ, सब चीज़ लाइट वाइट ऑफ किए तो देखेंगे पूरा कार्टून करेक्टर ग्लो जलना शुरू कर देगा, पूरा निकलना शुरू कर देता है उसमें से। साफ भी करने से नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि साफ कर दिए उसको घर में जस्ट वॉशिंग मशीन में डाल दिए और वो हट जाएगा, नहीं। बहुत मतलब थ्रेड के अंदर ही जिंक सल्फाइड का वो पेंट डाल देते हैं। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड ईजिली अवेलेबल है। उसका नेचर होता है फ्लोरोसेंट नेचर होता है, वो दिन में लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, रात को लाइट इमिट करता है। घर में बहुत चीज़ें मिल जाएगा। नेशनल हाईवे पे जाइएगा तो सारा बैनर, सारा होर्डिंग, सारा गवर्नमेंट का जितना भी आपका एडवर्टाइजमेंट सब तो जिंक सल्फाइड कोटिंग रहता है। जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और अचानक यहाँ पे टर्निंग है तो गवर्नमेंट का जो होर्डिंग बना रहता है कि स्लो जाना है, गो स्लो लिखा रहेगा और टर्निंग लिखा रहेगा, ऐसे टर्न है, आगे जस्ट टर्न है, शॉर्ट टर्न है, सब बैनर बना रहता है। तो सब जिंक सल्फाइड से पेंटेड है। दिन भर क्या होगा कि सन के लाइट से लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, और रात जैसे अंधेरा हुआ, रात हुआ और गाड़ी आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ बल्ब थोड़ा ना दे सकता है गवर्नमेंट, हर जगह आप इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सप्लाई कर सकते हैं, बस पेंटिंग रहेगा जिंक सल्फाइड का।
दिन भर उसने लाइट एब्जॉर्ब किया और रात हुआ, रात में वो लाइट इमिट करने लगेगा और लगेगा आपको कि वो बल्ब ही जल रहा है, इतना हाई इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड जो है आप कई जगह आपको दिखेगा, रोड के पार्टीशन में यूज किया जाता है कि वो ग्लो करेगा, दिन में लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये है, ये जिंक सल्फाइड जो है, कोई भी मटेरियल, जिंक सल्फाइड का स्टिकर है, जिंक सल्फाइड का बेड कवर है, जिंक सल्फाइड का बहुत सारी चीज़ें आता है, मार्केट में आता है, और दिन भर सुबह से सनलाइट मिलते रहेगा, ऐसे सनलाइट ऐसे मिला या एनर्जी, कोई भी किसी फॉर्म में एनर्जी मिला, वो सारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और नाइट के टाइम में ये जैसे ही आप डार्क रूम या नाइट के टाइम हुआ तो ये सारा एनर्जी इमिट करेगा, जितना लिया था एनर्जी सब इमिट कर देगा। तो ये जिंक सल्फाइड का प्रॉपर्टी है और इसी के चलते इसको हम लोग बोलते हैं द फ्लोरोसेंट नेचर, और इसी का स्क्रीन बनता है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इसी का स्क्रीन बनाना है और फनल अप करेंगे। आप यहाँ पे एक लेड का बॉक्स रखेंगे, लेड का ब्लॉक लेंगे, इसमें एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले लेंगे, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो अल्फा एक्टिव हो, जो यहाँ से निकलेगा अल्फा रे, ये लेड का यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से निकला आपका गोल्ड, गोल्ड रखना है, सॉरी गोल्ड फॉयल। जैसे इंसिडेंट करेंगे और इस साइड आपको एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए ये स्क्रीन कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड से कोट करना है। और जैसे आप कोट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारा अल्फा रे ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, वो सब ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट सब डिस्कस मैं करूंगा आपसे। ये है स्क्रीन को आपको कोट करना है, जिंक सल्फाइड यहाँ कोटिंग रहेगा स्क्रीन के ऊपर। ये हो गया अल्फा रे हीलियम प्लस प्लस। ये था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप कि गोल्ड फॉयल लेना है, अल्फा ले लेना है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेना है, प्रोटेक्शन के लिए लेड का ब्लॉक बनाना है, बॉक्स बनाना है, छोटा सा ओपनिंग एकदम पिन होल रहेगा जहां से अल्फा रे निकलेगा, और ये अल्फा रे गोल्ड फॉयल से टकराएगा, टकराने के बाद फैल जाना स्कैटरिंग बोलते हैं, और जाके टकराएगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। जिंक सल्फाइड स्क्रीन इसलिए ले रहे हैं कि जैसे ही ये टकराएगा अपना एनर्जी वहां पे ट्रांसफर कर देगा। जैसे ये लाइट टकराया या अल्फा रे टकराया, अपनी एनर्जी जिंक सल्फाइड को दे देगा, ये भी अपना एनर्जी जिंक सल्फाइड को दे देगा। और अब इस स्क्रीन को ले जाके अंधेरे रूम में देखिएगा तो डार्क वाले रूम में पता चल जाएगा कहाँ कहाँ टकराया है। तो क्योंकि ये तो विजिबल नहीं है, ये अल्फा रे यहाँ तक नहीं विजिबल है, लड़ने के बाद कहाँ गया है वो भी नहीं विजिबल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्फा कहाँ टकराया हुआ है? आपने भेजा तो स्ट्रेट था, छोटा सा ऐसे होल बनाया उससे सीधे भेजा, बट अल्फा स्कैटर्ड, फैल जाना, कहाँ पे फैला है, किधर जाके टकराया है, वो सब पता करने के लिए स्क्रीन चाहिए जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है ये जैसे इस पे गिरेगा अपना एनर्जी जिंक सल्फाइड को दे देगा। और अब स्क्रीन को ले जाके डार्क रूम में ऐसे देखिएगा, सारा जगह पे जहाँ जहाँ टकराया है ना एकदम ब्राइट स्पॉट वो चमकना शुरू कर जाएगा। तो ये है आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपने पढ़ लिया और सेटअप आपने आज कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा और जानिएगा कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये सीखना है कि ये एक्सपेरिमेंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन कहिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको जो कंप्लीट करना है लैब में नहीं होगा, आपको एक्सपेरिमेंट इसको कंप्लीट करना है। आप चाहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट आप पूरा करें तो आपको ध्यान रखना है, आप एज ए साइंटिस्ट हैं
आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करना पड़ेगा। जहाँ पे नो एयर या नो मीडियम। तो रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक कंडीशन और ध्यान रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट एयर में नहीं होगा, ये रूम में नहीं होगा, लैब में नहीं होगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, एयर नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर आप एयर मीडियम है, ठीक है, अगर आप एयर मीडियम लेंगे यहाँ पे, और एयर मीडियम में आप जानते हैं जैसे क्लासरूम में, ये रूम में एयर है, एयर का मतलब इस रूम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो CO2 है, पसीना देखिए आ रहा है, बहुत सारा पसीना निकल रहा है बॉडी से, तो ह्यूमिडिटी है, वेपराइज कर रहा है बॉडी से मेरे, तो वाटर भी हुआ, हीलियम है इसके अंदर आर्गन है, एयर में थोड़ा मोड़ा H2S गैस रहता है। और आप अगर जैसे ही यहाँ पे गोल्ड का फॉयल आपने रखा है, ऐसे गोल्ड का सीट आपने रखा है, और एक अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को आप बोलेंगे, कि इस अल्फ़ा को गोल्ड के ऊपर हिट करना है, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप बोलेंगे कि इस अल्फ़ा को बोलेंगे कि चाहिए, आप चाह के गोल्ड से टकराना है, बट रास्ते में मिलेगा CO2 गैस, रास्ते में मिलेगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मॉइस्चर, हीलियम, H2S गैस, बहुत सारे एयर के पार्टिकल मिलेंगे। और जैसे ये जस्ट अल्फा को आपने बोला था गोल्ड से जाके हिट करना है, वो रास्ते में CO2 से टकरा जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, होगा ही नहीं एक्सपेरिमेंट। आपको अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करना है, हिट करना है गोल्ड के ऊपर, उसके बाद स्कैटर करके देखना है, वो स्ट्राइक ही नहीं करेगा, रास्ते में और भेजिए, बोलेंगे और दूसरा भेजेंगे, भेजिए ना, वाटर से जाकर टकराएगा, ऐसे भाग जाएगा। तो एयर पार्टिकल रहेगा मीडिया में, तो एयर जैसे ही रहेगा तो वो स्कैटरिंग नहीं होने देगा और बीच रास्ते से उसको सबको हटा देगा। सो आज का क्लास इतना ही, और मैंने सिर्फ थ्योरी, आज तो 9th क्लास की ही मैंने बात किया, जो 9th क्लास में हम लोग एक क्लास टीचर आके बस ये समझाते थे कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वही चीज़ तो मैंने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास ऑब्जर्वेशन, क्या क्या देखा उन्होंने, क्या रिजल्ट बनाया, एंड देन कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।